हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सेमीकंडक्टर फिजिक्स को वन शॉट में रिवाइज करने वाले हैं। और इस वीडियो में जितना भी टॉपिक लिया गया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे लिया गया है। मतलब प्रीवियस ईयर में जो जो टॉपिक्स बार बार रिपीटेडली पूछा जा रहा है उसी टॉपिक को लिया गया है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे जहाँ पे वेरियस टॉपिक्स मेंशन होंगे। आपको जो टॉपिक देखना है वो टॉपिक आप जाके देख सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें, क्योंकि हमने जो भी टॉपिक लिया है उसके अंदर जो भी न्यूमेरिकल आता है उसको भी हमने सॉल्व करवाया। तो एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ आता है तो आपसे छूटे नहीं, है ना। इसके लिए आप प्रॉपरली इस वीडियो को देखिए और फिर जाइएगा। ठीक है, चलिए सीधे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अपना सबसे पहला टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स का फंडामेंटल कंसेप्ट है। ठीक है, और ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बताता है कि एक ही टाइम पे किसी भी ऑब्जेक्ट का साइमल्टेनियसली दो चीज़ मेजर करना पॉसिबल नहीं है। मतलब एग्जैक्टली मेजर करना पॉसिबल नहीं है या फिर एक्यूरेटली मेजर करना पॉसिबल नहीं है। जैसे लेट्स से ये कार नीचे चल रहा है, ठीक है, तो एक ही टाइम पे इसका एक्यूरेट वेलोसिटी और पोजीशन नहीं आप बता सकते हो। अगर आप वेलोसिटी एक्यूरेटली बता दोगे तो पोजीशन नहीं बता पाओगे, और अगर आप पोजीशन एक्यूरेटली बता दोगे तो वेलोसिटी नहीं बता पाओगे। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ एरर तो होगा ही। यही अपना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो फार्मूलाज इन्वॉल्व है वो ये है कि अगर डेल्टा एक्स एरर इन पोजीशन मेजरमेंट है और डेल्टा पी एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, ये फार्मूला होता है अपना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। और अगर इसको आप फर्दर एक स्टेप में तोड़ना चाहें तो डेल्टा एक्स लिख सकते हैं और मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं क्या, मास इंटू वेलोसिटी, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एम इंटू डेल्टा वी, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। तो चलिए इसके बेसिस पे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज मेजर्ड टू एन एक्यूरेसी ऑफ 0.01 नैनोमीटर। मतलब कि डेल्टा एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 0.01 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, सॉरी, हाँ मीटर। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग मीटर में एक्सप्रेस करना चाहें तो 1 × 10⁻11 मीटर एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, ये डेसिमल हटेगा तो 100 आएगा नीचे, और ऊपर जाएगा तो -2 ऐड हो जाएगा तो -11 आ जाएगा। तो एरर इन पोजीशन जो है वो 1 × 10⁻11 मीटर है। और अपने को फार्मूला पता है, फार्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो अभी हम लोग ग्रेटर देन नहीं मेंशन करते, बस सीधे इक्वल टू लिख देते हैं एच अपॉन 4 पाई। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमें डेल्टा एक्स का वैल्यू पता है तो हम लोग डेल्टा पी को लिख सकते हैं एच अपॉन 4 पाई, है ना। और यहाँ पे डेल्टा एक्स साथ में आ जाएगा। अब आगे इसको अगर आप तोड़ना चाहो तो ये आ जाएगा डेल्टा एम इंटू डेल्टा वी। ठीक है, इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स। ठीक है, अब यहाँ से फर्दर एक स्टेप ऊपर ले जाते हैं तो ये डेल्टा एम को अगर हम लोग नीचे लेकर आएंगे तो डेल्टा वी आ जाएगा एच अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम। और हम लोग यहाँ पे सारा वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो पहला वैल्यू आता है एच का 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये एच का वैल्यू आता है। उसके बाद 4 तो ऑलरेडी है, पाई का वैल्यू 3.14, डेल्टा एक्स का वैल्यू 1 × 10⁻11 मीटर, और डेल्टा एम का वैल्यू 9.11 इंटू 10⁻31 kg, ये आता है। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ओवरऑल डेल्टा वी का वैल्यू आ जाएगा आपके पास, डेल्टा वी इज इक्वल टू 5.79 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ से नोट करने वाला चीज़ क्या है, एच का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ऑल्दो ये क्वेश्चन में दिया रहता है लेकिन अगर नहीं दिया रहे तो आप इसको याद कर लो। ठीक है, और उसके बाद
एम का वैल्यू, डेल्टा एम ना लिख के अगर एम भी लिखोगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 9.11 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस डेल्टा वी का वैल्यू हमें निकल के आता है 5.79 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद बी पार्ट में क्या पूछा है, इफ द इलेक्ट्रॉन हैज़ दिस वेलोसिटी व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं थोड़ा सा लेफ्ट वाले पार्ट को रब कर देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, हाफ को ऐसे ही लिख देते हैं m 9.11 इंटू 10⁻³ और v² लोगे तो 5.79 इंटू 10⁻⁶ का होल स्क्वायर, है ना। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास अराउंड आता है कितना, 1.53 इंटू 10⁻⁻17 जूल्स के इक्वल आता है। ठीक है, और इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। ठीक है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगा 95.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आई होप काइनेटिक एनर्जी समझ में आया होगा। और काइनेटिक एनर्जी अगर जूल्स में पूछता तो जूल्स में 1.53 इंटू 10⁻⁻17 के इक्वल ही होता, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है तो इसको हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कॉम्पटन इफेक्ट। तो कॉम्पटन इफेक्ट क्या बोलता है, कॉम्पटन इफेक्ट रेफर्स टू द फिनोमेना वेयर एक्सरे और गामा रेज कोलाइड विथ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक्सरे या गामा रे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करते हैं, और ये जो भी एक्सरे और गामा रे है इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, इनका कहीं ना कहीं एनर्जी लूज होगा। ठीक है, एनर्जी लूज होने की वजह से क्या होगा, वेवलेंथ में इंक्रीमेंट होगा। तो कॉम्पटन इफेक्ट का अगर मैं समरी बोलूँ तो यही है कि वेवलेंथ में इंक्रीज हो जाता है इंसिडेंट रेडिएशन का, मतलब इंसिडेंट रेडिएशन का वेवलेंथ इंक्रीज करता है, और इसको बोल सकते हैं कि उनका एनर्जी कम हो जाता है ना। तो यही है कॉम्पटन इफेक्ट कहीं ना कहीं। और ऐसा क्यों होता है तो उसको हम लोग समझते हैं। लेट से मान लीजिए यहाँ पे एक मेटेलिक वर्कपीस है, ठीक है, और ये कोई एक्सरे और गामा रे है। ठीक है, तो बेसिकली ये इंसिडेंट हुआ इस मेटेलिक प्लेट पे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन से ये क्या होगा, कोलाइड करेगा, इसकी वजह से इसका एनर्जी में डाउनफॉल आएगा या एनर्जी कमेगा। ठीक है, एनर्जी जब कमता है तो क्या होता है, एनर्जी कमता है तो क्या होता है, वेवलेंथ बढ़ता है। ठीक है, तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यही होगा, और ये कुछ एक एंगल पे जाके स्कैटर हो जाएगा। मतलब ये जो इंसिडेंट रे था या इंसिडेंट एक्सरे मान लो, ये बोल दो इसको। ठीक है, ये इंसिडेंट एक्सरे जो था वो किसी एंगल पे जाके डेविएट हो जाएगा। ठीक है, इस एंगल को तुम फाई मान सकते हो, या फिर इसी के रिक्वायल में अगर लेट से मान लो इधर ना डेविएट होके इस तरफ डेविएट हुआ तो इस एंगल को थीटा मान लो। ठीक है, तो किसी भी एंगल पे डेविएट हो जाए तो डेविएशन के टाइम पे क्या होगा, एनर्जी में लूज होगा, और एनर्जी जब लूज होगा तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, इसी के बेसिस पे एक फार्मूला आता है, चेंज इन वेवलेंथ, मतलब चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। और ये लैम्डा डैश क्यों लिए, क्योंकि जो नया वेवलेंथ है वो इंक्रीज कर गया। ठीक है, और ये जो पुराना वेवलेंथ था पहले से वो कम होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उस समय एनर्जी ज़्यादा था, वेवलेंथ कम हुआ, और जब एनर्जी कम हुआ तो वेवलेंथ बढ़ गया। ठीक है, इसी चीज़ को हमने यहाँ पे मेंशन किया, और ये इक्वल होता है एच अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी इंटू 1 - कॉस थीटा। और थीटा क्या है, थीटा यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग एंगल है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं एच अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी इंटू 1 - कॉस थीटा, यही फार्मूला होता है। ठीक है,
इसको मैं थोड़ा सा रब करके क्लियरली लिख देता हूँ, एच अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी इंटू 1 - cos थीटा। देख सकते हो यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, चेंज इन वेवलेंथ। ठीक है, लैम्डा डैश है वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन और लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, और एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है शायद, है ना। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.91 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ऐसे कुछ करके होता है। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, और उसके बाद थीटा क्या है, स्कैटरिंग एंगल है। ठीक है, तो बेसिकली इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है कि स्कैटरिंग एंगल का वैल्यू दे देगा, जैसे लेट से 45 डिग्री दे दिया, तो हमें ओवरऑल वैल्यू पता करना होगा कि चेंज इन वेवलेंथ कितना आएगा। तो चेंज इन वेवलेंथ कितना आएगा, एच अपॉन एच का वैल्यू पुट करोगे। अच्छा, वैसे एच अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी, इसका वैल्यू जो आता है वो आता है 2.43 इंटू 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल। ठीक है, इंटू 1 - cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा का, cos थीटा का वैल्यू पुट करके डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हो। लेट से इस cos थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पे कितना होता है, 1/√2। ठीक है, तो इसको आप पुट करोगे तो 2.43 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 1 - 1/√2, और इसको कैलकुलेट करके आप बता सकते हो कि चेंज इन वेवलेंथ कितना आया। ठीक है, तो कॉम्पटन इफेक्ट से हम लोग क्या समझे कि जो इंसिडेंट फोटोन होता है उसका एनर्जी कम होता है इंसिडेंट होने के बाद, और वेवलेंथ क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, और ये इफेक्ट सबसे पहले ऑर्थर एच कॉम्पटन के द्वारा 1923 में ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, और ये इफेक्ट क्रूशियल है एविडेंस के लिए कि जो लाइट है वो पार्टिकल लाइक बिहेवियर भी शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन अ हाई एनर्जी फोटोन स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इट ट्रांसफर सम ऑफ इट्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। इसी चीज़ को इसने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया कि जब एक्सरे और गामा रे इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करता है तो उसका कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास चला जाता है, तो एनर्जी लूज हो जाता है और फाइनली वेवलेंथ में इंक्रीमेंट हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आई होप कॉम्पटन इफेक्ट समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड फार्मूला भी समझ में आया होगा, और इसके बेसिस पे अगर न्यूमेरिकल आता है तो वो आप इजिली बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। इसमें क्या होता है, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रेफर्स टू द फेनोमेना वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मटेरियल, टिपिकली अ मेटल। मतलब कि मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराया जाता है व्हेन इट इज एक्सपोज टू द लाइट ऑफ ए सर्टेन फ्रिक्वेंसी और हायर। मतलब कि किसी सर्टेन फ्रिक्वेंसी का लाइट अगर उस मेटल सरफेस पे पड़ता है, इंसिडेंट करवाया जाता है, या उससे हायर फ्रिक्वेंसी का लाइट उस पर इंसिडेंट करवाया जाता है, तो हम बोलते हैं कि उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं। तो इसी फेनोमेना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होता है उसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और मिनिमम एनर्जी जिस पे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होता है उसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जैसे लेट से ये वेवलेंथ है तो ये ये फ्रीक्वेंसी है तो ये 1/वेवलेंथ ऐसे करके रिलेटेड है। मतलब वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा। ठीक है, ऑब्वियस सा चीज़ है। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसको बोलते हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ ए लाइट विच कैन हेल्प टू इमिट इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ ए मेटल सरफेस। मतलब कि ये जब मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, ये जो फ्रीक्वेंसी होगा वो मिनिमम, और ऑब्वियसली हमको फ्रीक्वेंसी मिनिमम ही चाहिए। मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाएगा उसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, और मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा उसको हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलेंगे। तो आई होप ये तीनों डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना को भी आप समझे होंगे। इसमें क्या होता है, एक इंसिडेंट लाइट पड़ता है ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी या उससे हायर फ्रीक्वेंसी का, तभी उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं। ठीक है, और इसके बेसिस पे इसमें एक फार्मूला होता है, E इज इक्वल टू एच म्यू। और म्यू क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसी को हम लोग लिखते हैं एच, म्यू को बोल सकते हैं C/λ। तो ओवरऑल फार्मूला अपना आता है SC/λ। ठीक है,
एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, सी है स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा है वेवलेंथ, ठीक है, और ई है एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। तो कोई न्यूमेरिकल आएगा तो आप बना सकते हैं यहाँ से, है ना। इसके अलावे इसमें पूछा जा सकता है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। तो ये मिनिमम पोटेंशियल होता है जिसकी वजह से ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो होना बंद हो जाए, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, द मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल मीन्स द निगेटिव potential of a node of a photoelectric tube for which photoelectric current stops or becomes zero। मतलब कि मिनिमम पोटेंशियल जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक करंट रिलीज होना बंद हो जाता है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना बंद हो जाता है, ठीक है। और ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंसिडेंट लाइट के इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करता है बल्कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करता है। और जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो आई होप स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा भी एक इक्वेशन और भी आता है इसमें, जिसमें हम लोग बोलते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस वर्क फंक्शन। एनर्जी ऑफ फोटोन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब लेट से ये मेटल वर्कपीस था, इस पे ये फोटोन पड़ा, तो इसका जो एनर्जी होगा इधर जाने के बाद वो होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इस पे मेटल के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन था उसका काइनेटिक एनर्जी प्लस मिनिमम एनर्जी जो हमने सप्लाई किया जिसपे ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होना स्टार्ट हुआ, है ना। ये फाइनली मिलके देगा एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस वर्क फंक्शन। यहाँ से आ जाता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। इसी को हम लोग लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। और एनर्जी ऑफ फोटोन को एच म्यू भी बोल देते हैं, और ये वर्क फंक्शन क्योंकि ये सबसे कम एनर्जी होता है जिसपे ये फिनोमेना होने लगता है, तो इसको हम लोग एच म्यू नॉट से भी डिनोट करते हैं। तो ओवरऑल ये जो फॉर्मूला बन के आता है एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, ठीक है, ऐसे करके बन के आता है, ठीक है। तो के ई मैक्स इज इक्वल टू एच इंटू म्यू माइनस म्यू नॉट, ठीक है। तो आई होप ये फॉर्मूला भी समझ में होगा और इसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है तो आप बना देंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके बेसिस पे। न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, डेटा आप नोट डाउन कर लीजिए। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जिसको हम लोग लैम्डा नॉट बोलते हैं, ये दिया हुआ है 380 नैनोमीटर, ठीक है। इंसिडेंट रे का वेवलेंथ दिया हुआ है 260 नैनोमीटर, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछा गया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का के मैक्स का वैल्यू पूछा गया हुआ है, और हमें दिया हुआ है कि एनर्जी जो है वो है 1237 बाई लैम्डा नैनोमीटर, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग बोल सकते हैं के ई मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस फाइव, है ना। ई को हम लोग लिख सकते हैं एस सी बाई लैम्डा और फाइव को लिख सकते हैं एस सी बाई लैम्डा नॉट, है ना। यहाँ से ई का वैल्यू हमें पता है कितना दिया हुआ है 1237 बाई लैम्डा, ठीक है। एस सी बाई लैम्डा का वैल्यू 1237 बाई लैम्डा था। अच्छा सॉरी, पहले यहाँ से हम लोग कॉमन क्या निकालेंगे, एस सी कॉमन आ जाएगा तो 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट करके आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे आगे, तो इसको मिटा देते हैं, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा एच सी इंटू लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा नॉट, ठीक है। तो क्योंकि अगर यहाँ से आप कंपेयर करोगे ई के वैल्यू को तो समझ में आ रहा होगा कि ऊपर में 1237 होगा, 1237 होगा, सॉरी 1237 होगा। लैम्डा नॉट कितना था 380 और लैम्डा कितना था 260 बाई 380 इंटू 260, ठीक है। तो इसके बाद इसको सॉल्व आप कर सकते हो आगे, तो आ जाएगा 1237 इंटू ये कितना आ जाएगा 120 के इक्वल आएगा, है ना। 8 में से 6 तो 2, 3 में से 2 तो 1, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे में क्या आ जाएगा 380 इंटू 260 का प्रोडक्ट आ जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। ठीक है, नीचे 380 इंटू 260 को करोगे तो कितना आएगा 38 इंटू 26, 26 इंटू 100, इतना करके तो जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। तो 1237 इंटू 12 इसको भी काट देते हैं 6 टाइम्स में, ये 13 टाइम्स में, ठीक है। अब 1237 इंटू 6 अपॉन 38 इंटू 130। अब इसको आप आगे सॉल्व कर लेना तो फाइनली वैल्यू आ जाएगा के ई मैक्स का, ठीक है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी बेसिस पे कुछ और भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, तो आई होप न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है ये समझ गए होंगे। अच्छा, यूजेज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या बोल सकते हैं,
सबसे पहले कि ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज़ होते हैं, जैसे कि सोलर पैनल्स में, लाइट मीटर्स में, ठीक है? उसके अलावा ये फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स में यूज़ होते हैं, उसके अलावा टेलीविज़न और कैथोड रे ट्यूब्स में इस्तेमाल होते हैं। देन फिर एक्स-रे एंड गामा रे डिटेक्टर में भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इस्तेमाल होता है और फाइनली फोटोवोल्टाइक इफेक्ट में भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज़ होता है। तो कहाँ-कहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हेल्पफुल होते हैं, वो आपने समझ लिए होंगे। इस चीज़ को आप रिमेंबर कर सकते हैं या फिर नोट डाउन कर लेना कहीं न कहीं, ठीक है? तो आई होप कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है अपना फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ठीक है? बेसिकली इस वाले टॉपिक पे एवरी ईयर क्वेश्चन आया है और बेसिकली इस पे शॉर्ट नोट्स ही लिखना होता है। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से पढ़ना और जितना कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारा कुछ आप अपने नोट्स में या क्वेश्चन अगर आता है तो इंक्लूड करना, ठीक है? ये मॉडल या थ्योरी बहुत ज़्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो आई होप इस पे आप ध्यान देंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या बोलता है? इट इज अ सिंपल एंड फंडामेंटल अप्रोच यूज टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन मटेरियल्स, पार्टिकुलरली मेटल्स। मतलब मेटल्स में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल बताता है, ठीक है? मतलब कि मेटल में कंडक्टिविटी क्यों होता है, वही चीज़ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल या थ्योरी एक्सप्लेन करता है, ठीक है? इन दिस मॉडल द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर एज्यूम टू बिहेव लाइक फ्री पार्टिकल्स दैट मूव इंडिपेंडेंटली इनसाइड अ सॉलिड। मतलब कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटल्स के अंदर, उनको ऐसा माना जाता है कि वो फ्री होते हैं इंडिपेंडेंटली मूव करने के, ठीक है? विदाउट इंटरैक्टिंग विथ एटम्स और अदर इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि बिना किसी दूसरे एटम या इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट किए हुए वो इंडिपेंडेंटली मूव कर पाते हैं। इसी की वजह से मेटल में कंडक्टिविटी का नेचर होता है, यही बोलता है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। इसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में भी दो चीज़ें हैं, ठीक है? फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में दो अलग अलग मॉडल था, एक था क्लासिकल मॉडल, एक था क्वांटम मॉडल, ठीक है? क्लासिकल मॉडल का कुछ अपना बेनिफिट्स है और उसका कुछ लिमिटेशन भी है, उसकी वजह से ही क्वांटम मॉडल आया, ठीक है? तो देखते हैं एक एक करके। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में क्लासिकल मॉडल में क्या बोलता है? क्लासिकल मॉडल का जो एजम्पशन था, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रीटेड एज क्लासिकल पार्टिकल्स। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को क्लासिकल पार्टिकल्स की तरह ट्रीट किया जाता है। दे मूव फ्रीली विद इन द मेटल अनअफेक्टेड बाई पॉजिटिव आयंस। मतलब कि मेटल लैटिस में जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कहीं भी मूव कर सकते हैं, है ना? किसी भी आयन, पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन, किसी भी आयन से इन्हें फर्क नहीं पड़ता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल बोलना चाहता है। दे कोलाइड रैंडमली विद द लैटिस ऑफ आयंस। मतलब कि वो अंदर में कोलाइड भी करते हैं, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या हुआ, मतलब इन तीनों एजम्पशन की वजह से हम जो सक्सेस मिला उसमें हम लोग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, जैसे कि इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन कर पाए पहली बार। मतलब कि जो भी मेटल में बड़ी बड़ी लेवल पे चीज़ें हो रही थी, जैसे कि कंडक्टिविटी हो गई, थर्मल कंडक्टिविटी हो गई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गई, हीट कैपेसिटी मेजर करना हो गया, ये सब हम लोग मेजर कर पा रहे थे क्लासिकल थ्योरी की वजह से। बट जैसे ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इन चीज़ों को देखा गया तो ये मॉडल कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आया, ठीक है? तो फेलियर में क्या लिखा है? फेल्स टू एक्सप्लेन मेनी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज सच एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड पैरामैग्नेटिज्म। मतलब कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड पैरामैग्नेटिज्म को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, ठीक है? और क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल को भी बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा था, है ना? तो ये सब फेलियर था या ड्रॉबैक था क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल का। इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, ठीक है? तो क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल का एजम्पशन क्या था? इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रीटेड एज क्वांटम पार्टिकल्स, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्वांटम पार्टिकल्स की तरह ट्रीट करते हैं, ओबेइंग द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। मतलब कि क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को ओबे करता है। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या मॉडल है? जितना भी आप इलेक्ट्रॉन का फीलिंग होता है, जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल स्पिन में फिल होता है ना? मतलब कि ऐसे फील हुआ, फिर उसके बाद सेकेंड वाला, मतलब जो भी रूल्स थे क्वांटम मैकेनिक्स के, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और उसके बाद फिर और भी जितने भी रूल्स थे, वो सारा रूल्स क्वांटम फ्री मॉडल में इलेक्ट्रॉन या फिर जो भी पार्टिकल था वो फॉलो कर रहा था। दे आर कन्फाइंड इन अ मेटल लैटिस फॉर्मिंग एनर्जी बैंड। बेसिकली क्लासिकल मॉडल में ऐसा कुछ नहीं था कि उनमें बस बोला जा रहा था कि जो
उनके मेटल के इलेक्ट्रॉन्स है या जो भी आयंस है वो कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि वो एक स्पेसिफिक एनर्जी बैंड फॉर्म करके रहेंगे मेटल लैटिस के अंदर, ठीक है। दे ऑक्यूपाई क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स, मतलब कि अलग अलग लेवल पे वो एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, फॉलोइंग द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जैसे कि हम लोग पढ़े थे ना कि न्यूक्लियस है, फिर उसके बाद अलग अलग लेवल पे मेटल आयंस या जो भी आयंस है वो एग्जिस्ट करते हैं, तो वो चीज़ क्वांटम फ्री मॉडल में आया था, ठीक है। तो इस मॉडल का सक्सेस या फिर बेनिफिट क्या हुआ, सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स मेनी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स सच एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पैरामैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो उस मॉडल में भी एक्सप्लेन करा जा सकता था, है ना, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और पैरामैग्नेटिज्म को क्वांटम फ्री मॉडल में एक्सप्लेन करा गया, ठीक है। प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। ऑब्वियसली ये जो बोर्स मॉडल ऑफ एटम आया, ये सब आया है ना, ये सब क्वांटम फिजिक्स का ही पार्ट है ना। और ये बेसिकली आयंस कैसे एग्जिस्ट करते हैं मेटल्स में, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया इन लोगों का थ्योरी, है ना। तो ये सब सक्सेसेस थे इस मॉडल के। लिमिटेशन क्या था, स्टिल अ सिंप्लीफाइड मॉडल दैट नेग्लेक्ट्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन एंड डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल लैटिस। मतलब कि अभी भी कुछ चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं सरफेस लेवल पे और सिंप्लीफाई हो सकती है, जो चीज़ अभी भी नहीं हुई है ना, लेकिन बहुत हद तक हमें सक्सेस मिली है, पैरामैग्नेटिज्म को डिफाइन कर पाया। और भी मेटल के बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, मतलब कि मेटल आयंस अलग अलग एनर्जी लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, ये सारा कुछ क्वांटम फ्री मॉडल में ही हम बता पाए हैं, ठीक है। तो आई होप कि फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल पे अगर क्वेश्चन आएगा तो ये सारा चीज़ आप वहाँ पे मेंशन करने में सक्षम होंगे। चलिए एक बार समराइज कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे फीचर लिखा हुआ है, नीचे क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है, फिर यहाँ पे क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है, ठीक है। तो फीचर में नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लासिकल मॉडल में क्लासिकल पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है, ऐसा बोला गया। इसमें क्वांटम पार्टिकल्स मतलब कि क्वांटम पार्टिकल्स मतलब कि जो पार्टिकल है वो वेव पार्टिकल डुअलिटी को सपोर्ट करता था, ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल जो क्लासिकल मॉडल में था वो कंटिन्यूअस था, मतलब कि कोई भी क्वांटाइज नहीं था, किसी स्पेसिफिक क्या बोलते हैं, सेल वाला कोई कंसेप्ट नहीं था इसमें, है ना। क्लासिकल मॉडल में इसमें सेल वाला कंसेप्ट आ गया। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन को इन्होंने फॉलो किया क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में। वहीं पे क्वांटम मॉडल में फर्मी लेवल का जो इंट्रोडक्शन था वो हुआ था। फिर उसके बाद सक्सेस में देखिएगा तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्लासिकल मॉडल सक्सेसफुल था, लेकिन क्वांटम मॉडल जो था वो माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक सक्सेसफुल था। लिमिटेशन तो आपको पता ही होगा कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को ये बता नहीं पाया। और क्वांटम मॉडल में जैसे कि आयन का इंटरेक्शन है और फिर लेटेस्ट डिटेल्स है, ये सब ढंग से नहीं बता पाया, तो ये सब इसका लिमिटेशन था। तो आई होप इस चीज़ को आप मेंशन कर पाएंगे। तो यहीं पे ख़त्म होता है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, है ना। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या बोलता है, द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इज a concept in physics particularly in solid state physics, ठीक है। मतलब ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स का एक कंसेप्ट है जो डिस्क्राइब करता है नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट अवेलेबल फॉर ऑक्यूपेशन एट ईच एनर्जी लेवल इन अ सिस्टम। मतलब कि हर एनर्जी लेवल पे कितने क्वांटम स्टेट अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए, वो डेंसिटी ऑफ स्टेट हमें बताता है, ठीक है। इट इसेंशियली क्वांटिफाइज हाउ मेनी स्टेट्स आर अवेलेबल फॉर पार्टिकल्स, मतलब कि कितने स्टेट्स अवेलेबल है पार्टिकल्स को फुलफिल करने के लिए, ये बताता है अपना डेंसिटी ऑफ स्टेट, है ना। और विद इन अ सर्टेन एनर्जी रेंज भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ स्टेट इज क्रिटिकल इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स इन मटेरियल। मतलब किसी भी मटेरियल के अंदर जो पार्टिकल्स है उनके बिहेवियर को समझने के लिए डेंसिटी ऑफ स्टेट समझना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, ठीक है, एज इट इन्फ्लुएंसेस द मटेरियल्स इलेक्ट्रॉनिक थर्मल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अ, ये सब इलेक्ट्रॉनिक थर्मल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है, इसीलिए हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट का समझ होना जरूरी है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ स्टेट को हम लोग जनरली जी ऑफ ई से डिनोट करते हैं।
जिसको हम लोग लिखते हैं एन है बाई डी ई है, ठीक है। जहाँ पे एन है टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स और ई है डेंसिटी ऑफ स्टेट एट एनर्जी ई, ठीक है। और ई तो ऑब्वियसली एनर्जी है, ठीक है। मतलब डेंसिटी ऑफ स्टेट एट एनर्जी ई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टेट एट दैट एनर्जी स्टेट, ठीक है। तो आई होप ये फार्मूला को आप समझे होंगे, इसको आप मेंशन करना अगर क्वेश्चन आता है तो। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है डेंसिटी ऑफ स्टेट। और टाइप्स ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट को देखना चाहोगे तो तीन टाइप है, ठीक है। बेसिकली ये टाइप बेस्ड है ऑन द डायमेंशनलिटी, ठीक है, 1D 2D एंड 3D पे, ठीक है। तो सबसे पहला है इन 3D सिस्टम सच एज मेटल्स, ठीक है। मेटल्स को हम लोग 3D सिस्टम में कंसिडर कर रहे हैं। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट नियर द फर्मी लेवल फॉलोज द पैराबोलिक फॉर्म, मतलब कि फर्मी लेवल पे डेंसिटी ऑफ स्टेट फॉलो करता है पैराबोलिक फॉर्म को मेटल्स में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इट इंक्रीजेज विथ द स्क्वायर रूट ऑफ एनर्जी, मतलब कि डेंसिटी ऑफ स्टेट मेटल्स में बढ़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ एनर्जी के बढ़ने पे, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द अवेलेबल स्टेट्स एनर्जी अवेलेबल स्टेट्स इंक्रीजेज एज एनर्जी इंक्रीजेज, है ना। मतलब हम जानते हैं कि एनर्जी जैसे जैसे बढ़ता है तो नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट बढ़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से स्क्वायर रूट ऑफ एनर्जी जब बढ़ता है तो डेंसिटी ऑफ स्टेट भी बढ़ेगा, ठीक है। डेंसिटी ऑफ स्टेट से क्या समझते हैं, मतलब कि ज़्यादा स्टेट अवेलेबल होगा, है ना। डेंसिटी मतलब डेंस और स्टेट मतलब अलग अलग स्टेट, मतलब जितना ज़्यादा स्टेट अवेलेबल होगा उतना ज़्यादा एनर्जी होगा, ठीक है। तो आई होप इसको समझे होंगे आप। नेक्स्ट है इन 2D सिस्टम सच एज थिन फिल्म्स, मतलब मेटल का थिन फिल्म होगा तो डेंसिटी ऑफ स्टेट इज कांस्टेंट विथ एनर्जी, मीनिंग दैट द नंबर ऑफ स्टेट पर यूनिट एनर्जी डज नॉट चेंज विथ एनर्जी, मतलब कि एनर्जी चेंज भी होगा तो डेंसिटी ऑफ स्टेट थिन फिल्म के केस में उतना चेंज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 1D सिस्टम, इसमें क्वांटम वायर्स आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डेंसिटी ऑफ स्टेट डिक्रीज करता है किसके साथ, इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एनर्जी के साथ, ठीक है। मतलब कि इनवर्स सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ एनर्जी अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी ऑफ स्टेट घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे डेंसिटी ऑफ स्टेट रिलेटेड है तीनों अलग अलग सिस्टम में। मतलब एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, 3D सिस्टम में मेटल को कंसिडर करते हैं और उसमें जितना एनर्जी ज़्यादा होगा डेंसिटी ऑफ स्टेट उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। और रूट अंडर डेंसिटी ऑफ स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ स्टेट, ठीक है। 2D सिस्टम में क्या है, एनर्जी चेंज होने पे भी डेंसिटी ऑफ स्टेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1D सिस्टम में क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एनर्जी के, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा कहीं ना कहीं। ओके, अपना नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी बैंड गैप। इसके बारे में क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड एंड द लोएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। मतलब एनर्जी बैंड गैप को आप ऐसे बोल सकते हो, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन वायलेंस बैंड। तो वायलेंस बैंड में हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन माइनस कंडक्शन बैंड में लोएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस को हम लोग एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं। दिस गैप इसेंशियली डिटरमाइंस अ मटेरियल्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब जितना ज़्यादा एनर्जी बैंड गैप होगा उतना कम कंडक्टिविटी होगा और जितना कम एनर्जी बैंड गैप होगा उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी होगा, ठीक है। जो कि हेल्प करता है डिस्टिंग्विश करने में कौन सा मटेरियल इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है और कंडक्टर है, ठीक है। अब इसको यहाँ डायग्राम से समझ सकते हो। देखिए यहाँ पे कंडक्शन बैंड है और यहाँ पे वायलेंस बैंड है, ठीक है। तो एनर्जी बैंड गैप हम लोग किसको बोल रहे थे, वायलेंस बैंड का हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे माइनस कंडक्शन बैंड का जो लोएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। मतलब कि एनर्जी बैंड गैप इज इक्वल टू कंडक्शन बैंड माइनस वायलेंस बैंड, ठीक है। ये लोएस्ट लेवल पे और ये हाईएस्ट लेवल पे, ठीक है। ऐसे करके है डिफरेंस। तो ये डिफरेंस एनर्जी बैंड गैप का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा वो मटेरियल उतना कम कंडक्टिविटी होगा उसमें, ठीक है। तो इंसुलेटर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जितना ज़्यादा एनर्जी बैंड गैप है उतना कम कंडक्टिविटी है। यहाँ पे कंडक्टर के केस में क्या है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड
ओवरलैप कर जा रहे हैं आपस में, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी इनका बहुत ज़्यादा होता है। और वहीं पे सेमी कंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में थोड़ा सा गैप होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है उनके पार्टिकल्स में, तो फिर कहीं ना कहीं कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप डायग्राम से भी आपको समझ में आया होगा एनर्जी बैंड गैप। इस डिस्टेंस को ही हम लोग एनर्जी बैंड गैप बोल रहे थे कहीं ना कहीं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, in a solid electron occupied discrete energy level that forms continuous band due to the interaction of atoms। ठीक है, मतलब कि ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ एटम अलग अलग एनर्जी लेवल फॉर्म होता है, और उस एनर्जी लेवल को हम लोग बैंड के फॉर्म में जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड किसको बोलते हैं, हाईएस्ट एनर्जी बैंड दैट इज फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मतलब कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे हाईएस्ट एनर्जी बैंड होगा, उसको हम लोग वैलेंस बैंड बोलेंगे। और द बैंड वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। ठीक है, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं। कंडक्शन बैंड ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है कहीं ना कहीं, है ना, तो विद इन द मटेरियल, जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करवाने में। ठीक है, इफ द बैंड गैप इज स्मॉल और जीरो, इलेक्ट्रॉन्स कैन इजिली बी एक्साइटेड फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, मतलब कि बैंड गैप अगर छोटा होगा या फिर जीरो होगा, ठीक है, तो इजिली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से जो मटेरियल है वो सेमी कंडक्टर कहलाएगा या कंडक्टर कहलाएगा। सेमी कंडक्टर किस केस में कहलाएगा, अगर बैंड गैप स्मॉल है, और बैंड गैप जब जीरो हो जाता है तो वो कंडक्टर कहलाता है। ठीक है, इफ द बैंड गैप इज लार्ज, अगर बैंड गैप लार्ज है, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ईजिली जंप नहीं करेगा कंडक्शन बैंड में, तो जो मटेरियल है वो इंसुलेटर कहलाएगा। ठीक है, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का एनर्जी बैंड गैप है, तो हम लोग बोल सकते हैं वो चीज़ या तो सेमी कंडक्टर है या कंडक्टर है, बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा है ना बैंड गैप, तो हम बोल सकते हैं कि मटेरियल इंसुलेटर है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैंड गैप की। ठीक है, दो टाइप के बैंड गैप होते हैं, एक डायरेक्ट बैंड गैप और एक इनडायरेक्ट बैंड गैप। ठीक है, डायरेक्ट बैंड गैप में बेसिकली दो अलग अलग सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड एंड इंडियम फॉस्फाइड। ठीक है, ये दोनों है डायरेक्ट बैंड गैप के एग्जांपल। द मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड एंड मैक्सिमम ऑफ वैलेंस बैंड ऑकर्स एट द सेम मोमेंटम। डायरेक्ट बैंड गैप में बेसिकली क्या होता है, मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड एंड मैक्सिमम ऑफ वैलेंस बैंड अकर करता है सेम मोमेंटम पे। ठीक है, ये अलाउ करता है इलेक्ट्रॉन को इजिली ट्रांजिशन करने में। ठीक है, जिसकी वजह से ये चीज़ लाइट इमिशन में इफ़िशियंट हो जाता है, और एब्जॉर्प्शन में भी इफ़िशियंट हो जाता है डायरेक्ट बैंड गैप। ठीक है, वहीं पे इनडायरेक्ट बैंड गैप किस में होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस सब में इनडायरेक्ट बैंड गैप होता है। ठीक है, तो एग्जांपल में पूछा जाए कि इनडायरेक्ट बैंड गैप किस में होता है, तो आप सिलिकॉन, जर्मेनियम बता सकते हैं, डायरेक्ट में गैलियम आर्सेनाइड या इंडियम फॉस्फाइड बता सकते हैं। अच्छा, इनडायरेक्ट बैंड गैप में क्या है, द मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड एंड मैक्सिमम ऑफ वैलेंस बैंड डू नॉट अकर एट सेम मोमेंटम। ठीक है, सेम सेम मोमेंटम पे अकर नहीं करते हैं। एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन नीड्स टू अंडरगो अ फोनोन, मतलब कि लैटिस वाइब्रेशन। ठीक है, इनडायरेक्ट बैंड गैप होने की वजह से थोड़ा सा वाइब्रेशन चाहिए होगा कंडक्शन स्टार्ट होने के लिए। ठीक है, ऐसे मटेरियल को हम लोग लाइट इमिशन में कम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल वही दिया हुआ है कि सिलिकॉन जो है वो इनडायरेक्ट बैंड गैप है, और इसका जो बैंड गैप है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है सिलिकॉन का, और ये सब पावर डिवाइस या सोलर सेल में इस्तेमाल होते हैं। वहीं पे डायरेक्ट बैंड गैप वाले मटेरियल जो है गैलियम आर्सेनाइड हो गया, है ना, इसका जो बैंड गैप है वो 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, और इसको जनरली हम लोग लेज़र डायोड में यूज़ करते हैं और एलईडी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और भी डायरेक्ट बैंड गैप पूछा जाएगा तो इंडियम फॉस्फाइड आप बस बता सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ बैंड गैप को एक बार देख लीजिए। बैंड गैप अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को आप समझ ही गए होंगे कैसे, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को भी कर सकता है ना, और फिर थर्मल प्रॉपर्टी को भी कर सकता है। आप इसको रीड कर सकते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को कैसे करता है, मटेरियल्स विद अ सुटेबल बैंड गैप आर यूज्ड इन ऑप्टो इलेक्ट्रो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज एलईडी, लेजर एंड सोलर सेल्स। जैसे कि एलईडी और सोलर सेल में अलग अलग ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का मटेरियल यूज होगा, है ना। नेक्स्ट है थर्मल प्रॉपर्टी। द बैंड गैप ऑल्सो इफेक्ट्स हाउ मटेरियल रिस्पॉन्ड टू टेम्परेचर चेंज, इन्फ्लुएंसिंग देयर
थर्मल कंडक्टिविटी एंड बिहेवियर इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, मतलब बैंड गैप इसको भी इफेक्ट करता है कि कौन से मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी कैसा होगा। तो आई होप बैंड गैप समझ में आया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते किसको है। पॉपुलेशन इन्वर्जन रेफर्स टू अ कंडीशन वेयर अ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हायर एनर्जी स्टेट। आपने पिछले ही इसमें देखा था, टॉपिक में देखा था कि कंडक्शन बैंड हायर एनर्जी स्टेट होता है और वैलेंस बैंड जो होता है वो लोअर एनर्जी स्टेट होता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन ऐसा कंडीशन है जिसमें ज़्यादातर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हायर एनर्जी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कंडक्शन बैंड में एग्जिस्ट करते हैं ज़्यादातर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वैलेंस बैंड में कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। ये स्पेशल केस है क्योंकि जनरल केस में क्या होता है, टिपिकल पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं और कम इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्यों करवाया जाता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं आगे में। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, हाउ एवर इन अ सेमी कंडक्टर लेजर डायोड पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी यूजुअली via forward current into the diode forcing more electrons into the conduction band than in the valence band। मतलब कि सेमी कंडक्टर लेजर डायोड में पॉपुलेशन इन्वर्जन जो अचीव होता है वो कैसे होता है, इंजेक्टिंग अ सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को इंजेक्ट करने की वजह से पॉपुलेशन इन्वर्जन हो पाता है और वो जनरली होता है फॉरवर्ड करंट के थ्रू। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हायर एनर्जी लेवल में या एक्साइटेड स्टेट में अवेलेबल हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू लोअर एनर्जी स्टेट। ठीक है, पॉपुलेशन इन्वर्जन इज एसेंशियल फॉर स्टूमुलेटेड एमिशन। ठीक है, स्टूमुलेटेड एमिशन के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन इसेंशियल होता है, विच इज़ द की प्रोसेस इन लेजर ऑपरेशन। स्टूमुलेटेड इमिशन से क्या समझते हैं, मतलब वैसा एमिशन जिसमें जो लाइट रे रिलीज होगा उसका वेवलेंथ और भी फीचर जो होता है लाइट रे का, एम्पलीट्यूड, ये सब जो होगा, फ्रीक्वेंसी, ये सब सिमिलर होगा। ठीक है, मतलब अगर एक लाइट रे ऐसा होता है तो दूसरा लाइट रे भी कुछ इस तरीके का ही इमिट होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग स्टूमुलेटेड इमिशन बोलते हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन इज नॉट परमानेंट एंड नीड्स टू बी मेंटेन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ लेजर डायोड टू इंश्योर कंटिन्यूअस लेजर आउटपुट। देखिए ऑब्वियस सा बात है, अब एक बार इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके हायर एनर्जी स्टेट में भेज दिया तो वो हमेशा तो वहाँ पे रहेगा नहीं, ऑब्वियसली वो नीचे गिरेगा कभी ना कभी वैलेंस बैंड में। ठीक है, तो इसको हमें बार बार मेंटेन करना पड़ता है एनर्जी प्रोवाइड करके। ठीक है, इस इमेज से आप समझ सकते हैं कैसे चीज़ें काम करती हैं। नॉर्मल टॉर्च लाइट में क्या होता है, टॉर्च जलाते होंगे तो देखते होंगे कि ये लाइट रे ऐसे गई, मतलब कि किसी भी वेवलेंथ कैसे भी जा रहा है कहीं ना कहीं, है ना। फिर उसके बाद जनरली हम लोग जब ट्वेल्थ में आप पढ़ रहे थे तो एक सीट टाइप का लेते थे जिससे लाइट रे एक स्पेशल क्या बोलते हैं कैरेक्टर में एक तरह से रिलीज होता था। ठीक है, ये तो सेकेंड केस है। थर्ड केस में क्या है, लेज़र वाला केस है। यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं कोहेरेंट रेड लाइट। इसमें क्या होता है कि जो भी लाइट रे वो सेम वेवलेंथ सेम फ्रिक्वेंसी पे निकल रहा होता है, देख रहे हैं, जिसकी वजह से ये मतलब कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइट, है ना, रिलीज होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन को कैसे अचीव करते हैं, पहला है पंपिंग के थ्रू, इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड करके। नेक्स्ट है कैरियर इंजेक्शन के थ्रू, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल्स को इंजेक्ट किया जाता है एक्टिव रीजन में, है ना। एक्टिव रीजन कहाँ पे आप पढ़ते हैं, वो जो डायोड का जिस समय पे इलेक्ट्रॉन और होल का जो कॉम्बिनेशन आप करवाते हैं वहाँ पे आप लोग एक्टिव रीजन पढ़ते होंगे, है ना। तो कैरियर इंजेक्शन और पंपिंग के थ्रू पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव किया जाता है। और लेजर डायोड का ऑपरेशन कैसे होता है, व्हेन पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड, मतलब कि पॉपुलेशन इन्वर्जन मतलब कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में हो गया वैलेंस बैंड के मुकाबले, इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्साइटेड स्टेट कैन ड्रॉप टू द लोअर एनर्जी स्टेट, ऑब्वियस सा बात है, रिलीजिंग फोटोन्स इन अ प्रोसेस कॉल्ड स्टूमुलेटेड इमिशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स गिरेंगे तो उस समय फोटॉन्स रिलीज होता है और इसी प्रोसेस को हम लोग स्टूमुलेटेड एमिशन बोलते हैं। और जिसकी वजह से लेजर लाइट का जो सारा ही लाइट होता है वो स्ट्रेट लाइन, मतलब कि सेम वेवलेंथ सेम फ्रिक्वेंसी पे जाता है ना। इसी की वजह से आप लेजर लाइट रेड वाला आप चमकाते होंगे तो एक बारी में बहुत हायर डिस्टेंस तक कहीं ना कहीं जा पाता है। ठीक है,
एप्लीकेशन में उसको भी देखेंगे हम लोग। दिस फोटोन्स स्टिमुलेट फर्दर इमिशन लीडिंग टू द चैन रिएक्शन ऑफ फोटोन जनरेशन विच प्रोड्यूसेस कोहेरेंट लाइट। कोहेरेंट लाइट इस तरीके के लाइट को बोला जाता है, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ, वेवलेंथ एटीसी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ लेजर डायोड। तो एप्लीकेशन कहाँ होता है? ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में, बारकोड स्कैनर में, लेजर प्रिंटर में, सीडी डीवीडी ब्लू रे प्लेयर्स में, है ना। मेडिकल डिवाइसेज में जैसे लेजर सर्जरी में होता है, मिलिट्री एंड डिफेंसेज में भी होता है, लेजर टारगेटिंग में, है ना। सेंसर्स एंड इमेजिंग सिस्टम, ठीक है। एमआरआई जो होता है उस सब में भी इस्तेमाल होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आई होप पॉपुलेशन इन्वर्जन समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रोनिक पेनी मॉडल। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट क्रोनिक पेनी मॉडल फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पीरियोडिक पोटेंशियल। मतलब क्रोनिक पेनी मॉडल को डिस्कस करना है और ई के डायग्राम बनाना है। ई के से क्या समझते हैं? ई मतलब एनर्जी और के मतलब मोमेंटम या फिर वेव नंबर। इसका डायग्राम बनाना है। बेसिकली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं या फिर सॉलिड होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रेजेंट, वो पीरियोडिक मोशन में प्रेजेंट होते हैं, पीरियोडिक वे में प्रेजेंट होते हैं। यही चीज़ इस क्रोनिक पेनी मॉडल में डिस्कस किया गया है। चलिए समझते हैं पॉइंट वाइज कैसे चीज़ों को बताया गया है, ठीक है। द क्रोनिक पेनी मॉडल इज अ सिंप्लीफाइड मॉडल यूज टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पीरियोडिक पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर पीरियोडिक पोटेंशियल में एक्सप्लेन किया गया क्रोनिक पेनी मॉडल में, ठीक है। सच एज दैट फाउंड इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में मिलता है। इट कंसिडर्स अ वन डायमेंशनल पोटेंशियल कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल्स। सबसे पहले तो ये वन डायमेंशनल पोटेंशियल को कंसिस्ट करता है, जो कि रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हैं ये चीज़ कैसे होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है रेक्टेंगुलर वेल्स के फॉर्म में बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ऊपर की तरफ वी एक्स है, वी एक्स मतलब पोटेंशियल, यहाँ पे वी नॉट पोटेंशियल दिखाया गया है। और ये जो डिस्टेंस है या फिर जो लोकेशन है, इसको हम लोग -b और इसको 0 माने, इसको a माने हैं। और इसमें जो होता है 0 से a के बीच में जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, और -b से 0 के बीच में जो पोटेंशियल है वो v नॉट है। फिर उसके बाद इस वाले लोकेशन का जो भी आइडेंटिटी होगा उसमें पोटेंशियल v नॉट है। फिर इस वाले लोकेशन मतलब a से लेके लेट से यहाँ पे c लिख देते हैं, तो a से c के बीच का पोटेंशियल v नॉट है। मतलब कि जो मेटल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो पीरियोडिक पोटेंशियल के फॉर्म में रहते हैं कहीं ना कहीं, है ना। मतलब ये पोटेंशियल पीरियोडिकली रिपीट कर रहा है कहीं ना कहीं, है ना। वी नॉट पोटेंशियल पीरियोडिकली रिपीट कर रहा है ना। यही चीज़ क्रोनिक पेनी मॉडल में बताया गया था। आगे क्या है, की एजम्पशन क्या है इस मॉडल का? सबसे पहले तो ये वन डायमेंशनल है, मतलब कि जो पहले मेटल को हम लोग 3D में एक्सप्लेन करते थे, ये मॉडल उसको 1D में एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है कि जो मेटेलिक अरेंजमेंट है वो कहीं ना कहीं पीरियोडिक पोटेंशियल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो अभी आप जस्ट देखें। इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल्स, मतलब ये जो पोटेंशियल वेल्स थे वो कहीं ना कहीं इनफाइनाइट नंबर में प्रेजेंट रहेंगे, ये इनफाइनाइट नंबर में प्रेजेंट रहेंगे, है ना। नेक्स्ट है फाइनाइट पोटेंशियल बैरियर्स। जो पोटेंशियल बैरियर है वो कहीं ना कहीं फाइनाइट है। इससे क्या समझ रहे हैं हम लोग? ये बीच में जो पोटेंशियल बैरियर है वो कहीं ना कहीं फाइनाइट है, ठीक है। यही चीज़ बताया गया। नेक्स्ट है ई वर्सेस के ग्राफ, ठीक है। ई मतलब एनर्जी और के मतलब मोमेंटम या फिर वेव नंबर या फिर वेव वेक्टर, जो भी बोल लो आप, ठीक है। तो सबसे पहले इसके प्रॉपर्टी को समझते हैं, फिर उसके बाद ग्राफ को देख लेंगे एक बार। इस ग्राफ से कुछ प्रॉपर्टी आते हैं। सबसे पहले अलाउड बैंड, दीज आर द रीजन्स वेयर द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज अलाउड। अच्छा, आपने बोर्स मॉडल में पढ़े होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एनर्जी लेवल में एग्जिस्ट करते हैं, तो वैसे एनर्जी लेवल को यहाँ पे अलाउड बैंड के रीजन में रखा गया है, ठीक है, बोल सकते हैं आप। इलेक्ट्रॉन्स कैन प्रोपोगेट थ्रू द क्रिस्टल विथ स्पेसिफिक एनर्जीज विद इन दीज बैंड्स। मतलब कि बेसिकली जो एनर्जी लेवल है वो फिक्स होता है कि इस एनर्जी लेवल के बाद इस वाले एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरबिडन बैंड, दीज आर द रीजन्स वेयर द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज नॉट अलाउड। इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट प्रोपोगेट थ्रू क्रिस्टल विथ दीज एनर्जीज, ठीक है।
तो फॉरबिडन बैंड्स वैसे रीजन होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अलाउड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बैंड गैप। द गैप्स बिटवीन द अलाउड बैंड्स आर कॉल्ड एज बैंड गैप्स। द साइज ऑफ बैंड गैप डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। तो बैंड गैप किसको बोलते हैं? अलाउड बैंड के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग बैंड गैप बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हैं ई वर्सेस के ग्राफ में, ये ऊपर में एनर्जी है, इस तरफ के है, के मतलब वेव नंबर, ठीक है। 0, 2 पाई, 4 पाई, -2 पाई, 4 पाई, ठीक है। अलाउड बैंड में कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर बन रहा है इस तरह तरीके का, ठीक है। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। बेसिकली ऐसे ऐसे ड्रॉ है और स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन टाइप है। लाइन मत बनाना आप, इसको डॉटेड डॉटेड लाइन करके दिखाना, ठीक है। और बीच में लेट से यहाँ पे हमने 0 ले लिया, यहाँ फिर 2 पाई, यहाँ माइनस, सॉरी, यहाँ पे -2 पाई, और ये बनाया गया कुछ ऐसे ऐसे। फिर बीच में जो पोटेंशियल बैरियर होगा, फिर उसके बाद ऐसे एग्जिस्ट करेगा, फिर ऐसे एनर्जी एग्जिस्ट करेगा, फिर उसके बाद पोटेंशियल बैरियर, फिर उसके बाद एनर्जी ऐसे एग्जिस्ट करेगा, फिर उसके बाद आगे जो होगा उसमें इस तरफ एग्जिस्ट करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ई के डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। इफेक्टिव मास के बारे में क्या लिखा है? द कर्वेचर ऑफ ई के डायग्राम डिटरमाइंस द इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इन्फ्लुएंसेज इट्स रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल फोर्सेज। मतलब एक्सटर्नल फोर्सेज की वजह से इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकता है। और द कर्वेचर ऑफ ई के कर्व, मतलब ई के कर्व का जो कर्वेचर है वो डिटरमाइन करता है इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आई होप ई के डायग्राम आप बना लोगे और आप क्रोनिक पेनी मॉडल के बारे में भी लिख सकोगे। बेसिकली क्रोनिक पेनी मॉडल क्या करता है? पीरियोडिक पोटेंशियल के बारे में बताता है कि जो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहीं ना कहीं एक पीरियोडिक मैनर में, पीरियोडिक पोटेंशियल में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और ये 1D मॉडल है, ठीक है, यही चीज़ बताया गया। ई के ग्राफ भी आप समझ गए होंगे। ई के ग्राफ क्या बताता है? बेसिकली किस रीजन में इलेक्ट्रॉन एनर्जी अलाउड है, किस रीजन में नहीं अलाउड है। अलाउड रीजन को अलाउड बैंड बोलते हैं, जिस रीजन में नहीं अलाउड है उसको हम लोग फॉरबिडन बैंड बोलते हैं, ठीक है। और बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग बैंड गैप बोलते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ क्रोनिक पेनी मॉडल। सबसे पहले एनर्जी बैंड फॉर्मेशन, वायलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड देखे थे आप, वो चीज़ क्रोनिक पेनी मॉडल से ही निकल के आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, द प्रेजेंस ऑफ अलाउड बैंड्स अलाउज फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इससे पिछले ही क्वेश्चन में आपने देखा था कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कैसे कंडक्शन हो रहा है कहीं ना कहीं, है ना। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कहीं ना कहीं क्रोनिक पेनी मॉडल की वजह से डिफाइन हो पाता है। इंसुलेटर एंड कंडक्टर वहाँ पे आपने देखा ही था ऑब्वियसली, और सेमी कंडक्टर के बारे में भी बैंड गैप के बेसिस पे आपने देखा ही था। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे क्रोनिक पेनी मॉडल किसे बोलते हैं, ठीक है। वैसे मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्रोनिक पेनी मॉडल बेसिकली इलेक्ट्रॉन किस रीजन में, किस पीरियोडिक पोटेंशियल में एग्जिस्ट करेंगे उसके बारे में बताता है। इसी की वजह से कहीं ना कहीं वो बैंड गैप का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। और जो ई के डायग्राम है वो कैसे बनता है? इस तरीके से आप लाइंस नहीं खींचेंगे, डॉटेड डॉटेड लाइंस खींचेंगे और ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप। और बेसिकली के से वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है ये एनर्जी है जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। के से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वेव नंबर, वेव नंबर या मोमेंटम, दोनों ही लिख सकते हो आप, ठीक है। तो आई होप ई के डायग्राम के बारे में समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसमें हम लोग एलईडी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एलईडीज। एलईडी क्या होते हैं? राइट अबाउट स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ एलईडी। स्ट्रक्चर बनाना है और वर्किंग मैकेनिज्म बताना है, कैसे एलईडी में लाइट जलता है। व्हाट आर द मटेरियल्स यूज्ड फॉर फैब्रिकेशन ऑफ एलईडी, मतलब कौन कौन से मटेरियल एलईडी के फैब्रिकेशन में यूज होते हैं। और एडवांटेजेस ऑफ एलईडी ओवर नॉर्मल इंडिसेंट लैम्प, ठीक है। तो चलिए इन चारों का आंसर हम लोग देखते हैं। ओके, सबसे पहले समझते हैं एलईडी होता क्या है। एन एलईडी इज अ सेमी कंडक्टर डिवाइस, मतलब एलईडी एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है दैट एमिट्स लाइट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है उसके थ्रू तो वो लाइट एमिट करता है, ठीक है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एलईडी कंसिस्ट ऑफ पीएन जंक्शन, मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर जो एलईडी होता है उसमें एक पीएन जंक्शन होता है विच इज अ रीजन ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल वेयर पी टाइप
जिसको होल रिच बोलते हैं, एंड एन टाइप जिसको इलेक्ट्रॉन रिच बोलते हैं, सेमीकंडक्टर्स मीट। मतलब कि पी टाइप और एन टाइप का जो मटेरियल होगा वो मीट करेगा तो पीएन जंक्शन क्रिएट होता है। यही एलईडी में अवेलेबल होता है। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो आप एक बार देख सकते हो। यहाँ पे एनोड है जो कि थोड़ा सा लंबा है और कैथोड थोड़ा छोटा है। साइन कैथोड का निगेटिव और एनोड का पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऐसे ऐसे स्ट्रिप टाइप से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक लेयर है। ठीक है, इस लेयर के ऊपर यहाँ पे बॉन्ड वायर है। ठीक है, ये वायर कनेक्टेड है और यहाँ पे रिफ्लेक्टिव कैप है। ठीक है, जो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। और यहाँ पे एलईडी चिप है। ठीक है, और यहाँ पे इपॉक्सी लेंस है, मतलब ये पूरे में अवेलेबल, जिसकी वजह से मतलब कि लाइट और भी दूर तक फैल पाता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलिए वर्किंग मैकेनिज्म समझते हैं, कैसे ये लाइट देता है और कौन से कलर का लाइट क्यों देता है। वेन अ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस पीएन जंक्शन, तो फॉरवर्ड बायस का जब वोल्टेज अप्लाई किया जाता है पीएन जंक्शन के अक्रॉस, देन फिर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड एंड होल्स फ्रॉम पी साइड रिकम्बाइन एट द जंक्शन। तो एन साइड से इलेक्ट्रॉन और पी साइड से जो होल होते हैं वो रिकम्बाइन करते हैं। दिस रिकम्बिनेशन प्रोसेस रिलीजेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स जब मीट करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है फोटोन्स के फॉर्म में, रिजल्टिंग इन द इमिशन ऑफ लाइट, जिसकी वजह से ये लाइट एमिट होता है। द कलर ऑफ एमिटेड लाइट डिपेंड्स अपॉन द बैंड गैप एनर्जी ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज। मतलब कि जो बैंड गैप एनर्जी होगा सेमीकंडक्टर मटेरियल जो उसमें यूज़ किया गया होगा, उसी पे कलर ऑफ एलईडी डिपेंड करेगा। जैसे कि एलईडी आप देखते होंगे कई बार नीला कलर का रहता है, कई बार रेड कलर का रहता है, फिर अलग अलग कलर का रहता है। तो वो सब अलग अलग सेमीकंडक्टर मटेरियल उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, जिसका बैंड गैप अलग अलग होता है, उसकी वजह से उसमें अलग कलर आते हैं। तो आई होप मैकेनिज्म समझ में आया होगा। मैकेनिज्म में क्या था, पी टाइप और एन टाइप के जब मटेरियल मिलते हैं, पी टाइप में क्या होल्स और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स वो मिलते हैं, तो आपस में रिकम्बाइन होते हैं और रिकम्बिनेशन की वजह से फोटोन्स रिलीज होते हैं और वही कहीं ना कहीं इमिशन ऑफ लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मटेरियल्स यूज्ड फॉर एलईडी फैब्रिकेशन। तो जो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, द चॉइस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स डिटरमाइंस द कलर एंड इफिशियंसी ऑफ एलईडी। तो जो मटेरियल चूज़ करते हैं हम लोग, वो डिटरमाइन करता है कैसा कलर होगा और इफिशियंसी क्या होगा एलईडी का। जो कॉमन मटेरियल है जो कि एलईडी फैब्रिकेशन में यूज़ होता है वो है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। ये जनरली रेड और येलो एलईडी में यूज़ होता है। नेक्स्ट है गैलियम नाइट्राइड, ये ब्लू और ग्रीन एलईडी में यूज़ होता है। फिर इंडियम गैलियम नाइट्राइड, ये वाइट एलईडी में यूज़ होता है। इसके बाद है लास्ट पोर्शन, जिसमें हमें एडवांटेज ऑफ एलईडी ओवर नॉर्मल इनकैंडेसेंट लैम्प के बारे में बताना है। तो एलईडी सबसे पहला तो एनर्जी इफिशिएंट होते हैं, दूसरा कि लॉन्गर लाइफ स्पैन होता है, उसी चीज़ को आप ड्यूरेबिलिटी भी बोल सकते हो। फास्टर रिस्पॉन्स टाइम, मतलब कि जो दूसरा लैम्प होता था नॉर्मल पहले के टाइम पे, वो तुरंत नहीं जलता था, ये तुरंत जलता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। ठीक है, इसमें कोई भी टॉक्सिक मटेरियल नहीं होता है लाइक मरकरी की तरह। ठीक है, इसीलिए ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। नेक्स्ट है वर्सेटिलिटी। बेसिकली एलईडी का अलग अलग डिफरेंट कलर हो सकता है ना, और साइज भी अलग अलग हो सकता है, जो कि वर्सेटाइल बनाता है इसको। और डायरेक्शन ऑफ लाइट, एलईडी एमिट डायरेक्शनल लाइट विच कैन बी फोकस्ड मोर प्रिसाइजली देन इनकैंडेसेंट लैम्प्स। तो इनकैंडेसेंट लैम्प्स में जो लाइट होता था वो कहीं ना कहीं फैल जाता था सीधे। एलईडी को हम लोग इस तरह से स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं कि उसका डायरेक्शन फिक्स किया जा सके। तो इन सभी एडवांटेज की वजह से एलईडी को पॉपुलरली आजकल यूज़ किया जाता है। तो आई होप एलईडी वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं लेज़र की तरफ। ओके, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ लेजर्स। इसे समझते हैं सेमी कंडक्टर लेजर। ठीक है, या लेजर डायोड। व्हाट डू यू मीन बाय रिलैक्सेशन ऑक्सीलेशन, व्हाई दे आर ऑब्जर्व्ड। मतलब रिलैक्सेशन ऑक्सीलेशन होता क्यों है और इसे हम क्यों ऑब्जर्व करते हैं। और थर्ड क्वेश्चन रहेगा कि इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाना है लेज़र या सेमीकंडक्टर लेज़र डायोड का। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ लेजर समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ऊपर में पी टाइप का मटेरियल है। पी टाइप मतलब इसमें होल्स ज़्यादा नंबर में होंगे,
ये एल्युमिनियम गैलियम आर्सेनाइड का मटेरियल है और नीचे एल्युमिनियम गैलियम आर्सेनाइड का एन टाइप मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। और आपस में जब ये रिकम्बाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, फोटॉन्स जनरेट होगा जिसकी वजह से लेजर लाइट क्रिएट होगा। ठीक है, हमने पीछे कंसेप्ट में पढ़ा ही है। और ऊपर में कहीं ना कहीं मिरर पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगे होंगे। ठीक है, और ये जो बीच का रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक अनडोप्ड एक्टिव रीजन, मतलब इसमें कोई डोपिंग नहीं होता है। ठीक है, और इधर से फाइनली हमारा लाइट बाहर निकल जाता है। इसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। बैटरी है, ठीक है, बैटरी से हम लोग ड्राइवर सर्किट, ये सर्किट जो है वो ड्राइवर सर्किट है। बैटरी में एनोड और कैथोड ले सकते हो। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कनेक्ट करके बता सकते हो। ठीक है, तो बैटरी ड्राइवर सर्किट और फाइनली यहाँ से जो क्या होगा, फोटॉन्स जनरेट होगा वो लेजर डायोड के थ्रू होते हुए, लेंस के थ्रू होते हुए एक ही डायरेक्शन में जाएगा जिसकी वजह से लेजर लाइट जनरेट होगा। ठीक है, तो आई होप स्ट्रक्चर तो समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर और भी अच्छे से समझते हैं। अ लेजर इज अ डिवाइस दैट इमिट्स लाइट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिकल एम्पलीफिकेशन, मतलब ऑप्टिकल एम्पलीफिकेशन के प्रोसेस से लाइट को इमिट करता है। सबसे पहले पी और एन टाइप का मटेरियल रिकम्बाइन होता है और रिकम्बाइन होने पर फोटोन जनरेट होता है और उस लाइट को एम्पलीफाई किया जाता है बेस्ड ऑन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, और इसके मेन 3 कंपोनेंट्स है, गेन मीडियम, पंप सोर्स और ऑप्टिकल कैविटी। गेन मीडियम में क्या होता है, दिस इज अ मटेरियल कैपेबल ऑफ एम्पलीफाइंग लाइट, मतलब गेन मीडियम वैसा मटेरियल होता है जो कि लाइट को एम्पलीफाई करता है। ये सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस होता है, गैस हो सकता है। ठीक है, व्हेन एनर्जी इज पम्प्ड इनटू द गेन मीडियम, जब गेन मीडियम में एनर्जी पंप किया जाता है, इट एक्साइट्स द एटम्स और मॉलिक्यूल्स टू अ हायर एनर्जी स्टेट, है ना, जिसकी वजह से एम्पलीफाई हो जाता होगा लाइट। नेक्स्ट है पंप सोर्स, दिस प्रोवाइड्स द एनर्जी नीडेड टू एक्साइट द गेन मीडियम, तो गेन मीडियम को एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी देता है वो है पंप सोर्स। नेक्स्ट है ऑप्टिकल कैविटी, ये क्या करता है, दिस कंसिस्ट ऑफ 2 मिरर्स प्लेस्ड ऑन आइदर साइड ऑफ गेन मीडियम। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे थे इस फिगर में ऊपर और नीचे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, उसी को ऑप्टिकल कैविटी बोलते हैं। वाइल द अदर इज पार्शियली रिफ्लेक्टिव, एक फुली रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा और एक पार्शियली रिफ्लेक्टिव होगा। दिस कैविटी कन्फाइंस द लाइट विद इन द गेन मीडियम, मतलब कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की वजह से जो लाइट है वो गेन मीडियम मतलब अंदर ही अंदर रह जाता है। ठीक है, अलाउइंग इट टू एम्पलीफाई थ्रू मल्टीपल पासेज, जो कि अलाउ करता है कि अगर मल्टीपल पास होगा तो वो चीज़ एम्पलीफाई हो सके। ठीक है, मतलब सारा लाइट को एब्जॉर्व करके एम्पलीफाई कर देगा फाइनली। वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं, स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। वर्किंग प्रिंसिपल लेजर डायोड या सेमीकंडक्टर लेजर का समझते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल में क्या है, सबसे पहले है पंपिंग, एनर्जी सप्लाइड टू द गेन मीडियम एक्साइटिंग इट्स एटम और मॉलिक्यूल्स टू अ हायर एनर्जी स्टेट। सबसे पहला पंपिंग का होता है, मतलब कि एनर्जी को एक्साइट किया जाता है। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस एमिशन, मतलब तुरंत ही एमिशन होने लगता है। उसके बाद है स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन से क्या समझते हैं कि सेम ही वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी इस पे एमिशन होगा। ठीक है, पीछे आप समझे ही होंगे। नेक्स्ट है लाइट एम्पलीफिकेशन, ये भी समझ में आ ही रहा होगा। नेक्स्ट है लेजर आउटपुट, फाइनली जब एम्पलीफाई हो जाता है और सारा लाइट सेम ही जगह से निकलता है तो हमें आउटपुट मिलता है लेजर का, जो कि कोहेरेंट टाइप का लाइट मिलता है, जो रेड लाइट आप देखे थे, है ना। तो आई होप वर्किंग और स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर लेजर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिलैक्सेशन ऑक्सीलेशंस एंड व्हाई दे आर ऑब्जर्व्ड। ठीक है, इसको समझते हैं। रिलैक्सेशन ऑक्सीलेशंस आर फ्लक्चुएशंस इन द लेजर आउटपुट पावर, मतलब लेजर आउटपुट पावर में जो फ्लक्चुएशन होगा उसको हम लोग रिलैक्सेशन ऑक्सीलेशन बोलेंगे। दैट अकर ड्यू टू डायनेमिक इंटरेक्शन बिटवीन द गेन मीडियम एंड ऑप्टिकल कैविटी, गेन मीडियम और ऑप्टिकल कैविटी में इंटरेक्शन की वजह से जो डायनेमिक इंटरेक्शन होगा उसकी वजह से जो अकरेंस होता है उसको हम लोग रिलैक्सेशन ऑक्सीलेशन बोलते हैं। दे अराइजेज व्हेन द पंप पावर इज स्लाइटली एबव द थ्रेशोल्ड फॉर द लेजर एक्शन। देखिए थ्रेशोल्ड मतलब कि जिस पॉइंट पे लेजर एक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो रिलैक्सेशन ऑक्सीलेशन का जो फिनोमेना है वो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, और ये कैसे होता है इसको हम लोग समझते हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ साइकिल ऑफ गेन बिल्डअप। गेन बिल्डअप में क्या होता है, एज द पंप पावर इंक्रीजेज द पॉपुलेशन इन्वर्जन इन द गेन मीडियम ग्रोज, तो जैसे जैसे हम लोग एनर्जी ज़्यादा देते जाएंगे तो पॉपुलेशन इन्वर्जन ग्रो करेगा।
ठीक है। लेजर आउटपुट व्हेन द पॉपुलेशन इन्वर्जन रीचेज अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, एक थ्रेशोल्ड के पहुंचने के बाद लेजर एक्शन स्टार्ट होता है, ऑब्वियस सा बात है। और उसके बाद अचानक से आउटपुट पावर रैपिडली बढ़ता है, तो ये लेजर आउटपुट में है। नेक्स्ट है गेन डेप्लीशन, मतलब पूरा साइकिल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे लेजर आउटपुट बढ़ेगा तो पॉपुलेशन इन्वर्जन ऑब्वियसली थोड़ा सा डिक्रीज होगा ना, क्योंकि आउटपुट जा रहा होगा लेजर को लाइट देने में, ठीक है, लीडिंग टू डिक्रीज इन गेन, ठीक है। तो इसके बाद से आउटपुट भी डिक्रीज होगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम लोग गेन को फिर से रिकवर करना चाहेंगे, ठीक है। इसके बाद मतलब कि पंप करेंगे पावर को, उसके बाद फिर यही साइकिल बार बार रिपीट करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो रिलैक्सेशन ऑक्सीलेशन समझ में आया होगा। और ये क्यों अराइज होता है, क्योंकि ये जब पंप पावर होता है, when the pump power is slightly above the threshold for laser action, मतलब कि लेजर एक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद रिलैक्सेशन ऑक्सीलेशन, मतलब कि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखा जा सकता है पावर में, इसी को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन ऑक्सीलेशन। और क्यों ऑब्जर्व हुआ ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है राइट अबाउट द इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर्स या सेमीकंडक्टर लेजर्स, ठीक है। इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ से समझते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे करंट है इस तरफ और इधर पावर है, ठीक है। जब स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पावर था तो उस समय कुछ नहीं हो रहा था, मतलब लेजर लाइट नहीं जल रहा था, ऑल्दो पावर दिया जा रहा था, है ना, पावर पंप किया जा रहा था। उसके बाद अचानक से एक थ्रेशोल्ड वैल्यू आया जहाँ पे लेजर जलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसके बाद ये एक स्ट्रेट लाइन का कर्व बना, मतलब ये लीनियर कर्व बन गया एक तरह से, है ना, जो स्टिमुलेटेड एमिशन को शो करता है। इसको हम लोग थोड़ा और डीप में समझते हैं। इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेजर्स, द इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लेजर इज अ प्लॉट ऑफ लेजर आउटपुट पावर एज ए फंक्शन ऑफ द पंप पावर, है ना। यहाँ पे आउटपुट पावर है और ये पंप पावर में करेंट है, ठीक है। और इसमें टिपिकली ऐसा थ्रेशोल्ड बिहेवियर होता है। बिलो थ्रेशोल्ड में क्या है, एट लो पंप पावर नो लेजर एक्शन अकर्स, ठीक है। जब स्टार्टिंग के टाइम पे रहा होगा तो यहाँ इस सेक्शन में कोई भी लेजर एक्शन नहीं अकर हुआ होगा, यही चीज़ को ये बता रहा है। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मतलब इस पोजीशन पे एक्चुअली लेजर एक्शन स्टार्ट हो गया, इसी को थ्रेशोल्ड पोजीशन बोलेंगे, लीनियर रीजन। तो थ्रेशोल्ड के बाद ये लीनियर रीजन क्रिएट हुआ, ठीक है। और इसके बाद सेचुरेशन रीजन, तो एक ऐसा टाइम आता है जिसके बाद मतलब ये चीज़ें सैचुरेट हो जाती है, मतलब इसके ऊपर चीज़ें नहीं जा सकती है, तो इसी को सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। एट हायर पंप पावर द आउटपुट पावर सैचुरेट्स ड्यू टू द वेरियस फैक्टर्स सच एज गेन, सैचुरेशन एंड थर्मल इफेक्ट, ठीक है। तो आई होप इनपुट आउटपुट पावर, सॉरी, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेमीकंडक्टर लेजर समझ में आया होगा, ठीक है। इसके आगे हम लोग समझेंगे पिन एंड एवलांचे फोटोडायोड के बारे में, और उसके बाद समझेंगे हम लोग रिकम्बिनेशन मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है। डिस्कस द स्ट्रक्चर, वर्किंग प्रिंसिपल एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पिन एंड एवलांचे फोटोडायोड। सबसे पहले फोटोडायोड क्या होता है। बेसिकली ये ऐसा जो भी डिवाइस होता है जो कि इंसिडेंट फोटो रेज, इंसिडेंट लाइट या गामा रेज या एक्स रेज, इस सब को डिटेक्ट करता है, वो फोटोडायोड होता है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में हमको पिन और एवलांचे फोटोडायोड का स्ट्रक्चर, वर्किंग प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले पिन डायोड का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो लिखा है अ पिन पॉजिटिव इंट्रिंसिक नेगेटिव फोटोडायोड इज अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर फोटो डिटेक्टर। बेसिकली ये सेमीकंडक्टर फोटो डिटेक्टर का टाइप है। पिन से क्या समझते हैं हम लोग, पॉजिटिव इंट्रिंसिक नेगेटिव, मतलब कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा जिसमें इधर पॉजिटिव पार्ट होगा, बीच में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा और इधर नेगेटिव पार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है, जैसे गैलियम हो गया, ये सब हो गया, ठीक है, सिलिकॉन हो गया, ठीक है। अगला है इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, पी टाइप, है ना, पी टाइप यहाँ हो गया, इंट्रिंसिक, बीच में इंट्रिंसिक हो गया, एंड एन टाइप, निगेटिव, निगेटिव हो गया, ठीक है। द इंट्रिंसिक लेयर इज द क्रूशियल पार्ट वेयर द फोटोन एब्जॉर्प्शन एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन अकर। ये जो इंट्रिंसिक लेयर है ये है ना क्रूशियल पार्ट है, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे फोटोन का एब्जॉर्प्शन होता है और इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होता है, ठीक है। मतलब बेसिकली जब ये सर्किट कंप्लीट किया जाएगा इसका,
ये रिवर्स बायस में वर्क करता है। रिवर्स बायस मतलब कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव पोर्शन से कनेक्टेड होगा बैटरी का, और पॉजिटिव वाला साइड नेगेटिव पोर्शन से कनेक्टेड होगा बैटरी का, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को हम लोग एक फिगर के थ्रू समझते हैं। देखो, पिन डायोड में क्या है बेसिकली, बीच नीचे पॉजिटिव वाला पार्ट है, ऊपर नेगेटिव वाला पार्ट। यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, मतलब ये प्योर सेमीकंडक्टर होगा बीच में, है ना, लाइक सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इस तरह का सेमीकंडक्टर होगा बीच में। और वही स्ट्रक्चर सेम यहाँ पे दिया हुआ है, पी वाला निगेटिव साइड से और एन वाला पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है, मतलब रिवर्स बायस में कनेक्टेड है बेसिकली, ठीक है। अब इसका वर्किंग समझते हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल में सबसे पहला है, व्हेन फोटॉन्स strike the intrinsic layer they create the electron hole pair by exciting electron from valence band to the conduction band। बेसिकली अपने को पता है कि किसी भी सेमीकंडक्टर में दो बैंड होता है, वाइलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। अगर ये कंडक्शन बैंड है तो ये वाइलेंस बैंड है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर, मान लो कोई सेमीकंडक्टर है, उसमें है ना फोटॉन्स अगर स्ट्राइक करवाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन होल का पेयर जनरेट होता है, ठीक है। तो यही पहला पॉइंट कह रहा है। अगला पॉइंट है, एन अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन हेल्प्स टू मूव दिस जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव पीएन पी एंड एन रीजन। मतलब कि रिवर्स बायस वोल्टेज, लाइक यहाँ पे देख सकते हो, ये बैटरी लगाया गया, ये जो बैटरी लगाया गया ये वो रिवर्स बायस में लगाया गया। तो ये क्या बोल रहा है, अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन के अक्रॉस जो रिवर्स बायस वोल्टेज लगाया गया वो हेल्प करता है किस चीज में, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। अगला है, द मूवमेंट ऑफ दीज चार्ज कैरियर्स जनरेट अ फोटो करेंट। इस चार्ज कैरियर मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन होल जो चार्ज कैरियर बना, इसका मूवमेंट फोटो करेंट जनरेट करेगा, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंसिडेंट लाइट के इंटेंसिटी के। मतलब कि इंसिडेंट लाइट का जितना इंटेंसिटी होगा उतना ही ज़्यादा फोटो करेंट जनरेट होगा, ठीक है। अगला है, पिन फोटो डायोड्स आर ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस टू इंक्रीज देयर रिस्पॉन्स स्पीड एंड रिड्यूस कैपेसिटेंस। ऑब्वियसली बार बार सेम ही चीज पढ़ रहे हैं कि पिन फोटो डायोड को रिवर्स बायस में ऑपरेट करवाया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक को। तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या हो गया, ये हाईली सेंसिटिव होता है, लो नॉइज क्रिएट करता है, लीनियर रिस्पॉन्स होता है, लिमिटेड गेन होता है और फास्ट रिस्पॉन्स टाइम होता है, ठीक है। सब पॉइंट को एक एक बार समझ लेते हैं। पिन फोटो डायोड्स आर हाईली सेंसिबल टू लो लेवल लाइट सिग्नल्स, है ना, मतलब ये लो लेवल लाइट सिग्नल को भी डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें इंट्रिंसिक लेयर प्रेजेंट होता है। अगला है लो नॉइज, दीज फोटो डायोड्स हैव लो नॉइज कैरेक्टरिस्टिक मेकिंग देम सुटेबल फॉर लो लाइट एप्लीएंसेज वेयर सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज क्रिटिकल। मतलब वैसे डिवाइस में हेल्पफुल होगा जहाँ पे सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्रिटिकल होगा, मतलब कि इंपॉर्टेंट होगा, या उसका रेशियो मेंटेन करना होगा, है ना, तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तीसरा है लीनियर रिस्पॉन्स, पिन फोटोडायोड्स प्रोवाइड अ लीनियर रिस्पॉन्स टू इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी ओवर अ वाइड रेंज सिंप्लीफाइंग सिग्नल प्रोसेसिंग। मतलब बेसिकली सिग्नल प्रोसेसिंग में हेल्प करता है लीनियर रिस्पॉन्स देकर। अगर मान लो रिस्पॉन्स लीनियर नहीं हुआ, नॉन लीनियर हुआ, तो सिग्नल प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करता है लीनियर रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक पिन डायोड का। अगला है लिमिटेड गेन। एवलांचे फोटोडायोड में क्या होता है कि इंटरनल गेन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पिन डायोड में लिमिटेड गेन होता है। इसीलिए ये सब वहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जाता है जहाँ पे सिग्नल एम्पलीफिकेशन का जरूरी हो, ठीक है। अगला है फास्ट रिस्पॉन्स टाइम। ये तो समझ में आ ही रहा होगा, अगर लो लाइट सिग्नल को अगर ये डिटेक्ट कर पा रहा है तो ये ऑब्वियसली फास्ट रिस्पॉन्स देगा, है ना। और ड्यू टू हाई स्पीड डिटेक्शन ये ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज होता है। मतलब पिन डायोड कहाँ पे यूज होता है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में, ठीक है। ओवरऑल क्या जाने हम लोग, पिन डायोड रिवर्स बायस में वर्क करता है। इसमें क्या होता है, पी लेयर होता है, बीच में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का लेयर होता है और फिर एन लेयर होता है, और रिवर्स बायस में कनेक्टेड होता है, ठीक है। हाईली सेंसिबल होता है, लो नॉइज होता है, लीनियर रिस्पॉन्स होता है, लिमिटेड गेन होता है और फास्ट रिस्पॉन्स होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, जो है एवलांचे फोटोडायोड। एवलांचे फोटोडायोड में क्या होता है, पीएन जंक्शन होता है, ठीक है।
और पीएन जंक्शन के साथ एक एडिशनल लेयर भी होता है जिसको हम एवलांचे रीजन बोलते हैं या मल्टीप्लिकेशन रीजन बोलते हैं। द मल्टीप्लिकेशन रीजन इज हैविली डोप्ड। मल्टीप्लिकेशन रीजन जो होता है वो हैविली डोप्ड होता है, क्रिएटिंग अ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये पीएन जंक्शन डायोड के स्ट्रक्चर टाइप ही है। लाइक यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इस तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर है, बीच में डिप्लीशन रीजन है, ठीक है। और ये रिवर्स बायस में कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब एवलांचे फोटोडायोड भी रिवर्स बायस में ही वर्क करता है। तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, इसका स्ट्रक्चर एकदम सिमिलर है पीएन जंक्शन डायोड से, क्योंकि ये पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही वर्क करता है। अगला है वर्किंग ऑफ एवलांचे फोटोडायोड। इसमें क्या है, व्हेन फोटोन्स स्ट्राइक द एवलांचे फोटोडायोड दे जनरेट इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इन द पीएन जंक्शन रीजन जस्ट लाइक इन अ पिन फोटोडायोड। बेसिकली इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जनरेट होता है कब, जब फोटोन स्ट्राइक करता है एवलांचो फोटोडायोड पे, ठीक है। अगला है however high electric field in the multiplication region accelerates these carriers causing impact ionization। सबसे पहली बात, ये फोटोन जब स्ट्राइक करता है तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जिसकी वजह से कैरियर जो होता है वो एक्सेलरेट हो जाता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन हाई, बहुत ज़्यादा हाई आयोनाइजेशन होता है। अगला है इम्पैक्ट आयोनाइजेशन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। इम्पैक्ट आयोनाइजेशन की वजह से एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है, ठीक है, रिजल्टिंग इन एवलांचे इफेक्ट, जिसकी वजह से एवलांचे इफेक्ट होता है। इसीलिए नाम इसका एवलांचे फोटोडायोड रखा गया है। एवलांचे इफेक्ट को हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले व्हाट इज एवलांचे ब्रेकडाउन। द एवलांचे ब्रेकडाउन अकर्स व्हेन अ हाई रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द डायोड। मतलब किसी भी डायोड के अक्रॉस हाई रिवर्स वोल्टेज जब दिया जाता है तो एवलांचे ब्रेकडाउन होता है। इस फिगर या डायग्राम से समझ सकते हो। जेनर डायोड का भी डायग्राम इसी में इंक्लूडेड है। लाइक जेनर ब्रेकडाउन कब होता है, लो वोल्टेज पे होता है, लेकिन एवलांचे ब्रेकडाउन कब होता है, जब वोल्टेज का वैल्यू हाई हो जाता है। देख रहे हो यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू हाई है और यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू लो है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो एवलांचे ब्रेकडाउन कब होता है, जब रिवर्स वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। और इसी ब्रेकडाउन को हम एवलांचे इफेक्ट भी बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, एज वी इंक्रीज द अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज, जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन इंक्रीजेज। पीएन जंक्शन के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इंक्रीज करेगा। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड exerts a force on electron at junction and frees them from covalent bond। जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड से और मूव करने लग जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर भी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही था एवलांचे इफेक्ट या एवलांचे ब्रेकडाउन। दिस एवलांचे मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। मतलब एवलांचे मल्टीप्लिकेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर का नंबर में इंक्रीमेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। कॉन्सिक्वेंटली फोटो करंट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब अगर एवलांचे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो फोटो करंट भी बढ़ जाएगा, फोटो करंट बढ़ेगा तो फोटो डिटेक्शन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवलांचे फोटोडायोड। इसमें क्या होता है, हाई गेन होता है। एवलांचे फोटोडायोड provide internal gain due to avalanche multiplication process, allowing them to achieve much higher sensitivity compared to pin photodiode। मतलब कि सेंसिटिविटी जो होता है वो पिन फोटोडायोड से ज़्यादा होता है और हाई गेन होता है इसका, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ इसका कुछ ये भी है, मतलब ड्रॉबैक भी है, लाइक इंक्रीज नॉइज। एवलांचे मल्टीप्लिकेशन की वजह से नॉइज में इंक्रीमेंट हो जाता है, तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है वो बढ़ जाता है पिन फोटोडायोड के कंपैरिजन में। अगला है लिमिटेड लीनियर रेंज। पिन फोटोडायोड में क्या होता था, लीनियर रेंज रहता था, लेकिन यहाँ पे लीनियर रेंज लिमिटेड है, ठीक है। तो इसीलिए इसका यूज बहुत सोच समझ के करा जाता है। लाइक जहाँ पे लीनियरिटी उतना क्रूशियल नहीं होता है वहीं पे यूज होता है। अगला है हाई स्पीड। ऑब्वियसली इसका स्पीड हाई होगा, दे आर कैपेबल ऑफ फास्ट रिस्पॉन्स टाइम मेकिंग देम सुटेबल फॉर हाई स्पीड कम्युनिकेशन एंड डिटेक्शन एप्लीकेशन। मतलब कि हाई स्पीड कम्युनिकेशन में हेल्प करता है कौन, एवलांचे फोटोडायोड। अगला है हायर वोल्टेज बायसिंग।
APD require high bias voltage to operate in avalanche region। मतलब avalanche photodiode हाई बायस वोल्टेज, मतलब कि एवलांचे फोटोडायोड को हाई बायस वोल्टेज चाहिए होगा, मतलब बैटरी का जो वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होगा ताकि वो वर्क कर पाए, ठीक है। विच कैन कॉम्प्लिकेट देयर इंटीग्रेशन इनटू सर्टेन सिस्टम। मतलब बेसिकली ऐसा होता है कि हमेशा हायर बायस वोल्टेज भी प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, इसी चीज़ को बताया गया है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 का डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट इज़ नॉन रेडिएटिव रिकम्बिनेशन मैकेनिज्म। मतलब नॉन रेडिएटिव रिकम्बिनेशन मैकेनिज्म होता क्या है, और डिस्कस द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन नॉन रेडिएटिव रिकम्बिनेशन इन डिटेल्स। मतलब कि कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं नॉन रेडिएटिव रिकम्बिनेशन मैकेनिज्म में, उसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले नॉन रेडिएटिव रिकम्बिनेशन किसको बोलते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है नॉन रेडिएटिव रिकम्बिनेशन इज अ प्रोसेस इन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल में एक प्रोसेस होता है वेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिकम्बाइन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिकम्बाइन होके क्या बनाते हैं, कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं जो कि लाइट के फॉर्म में नहीं होता है, विदाउट इमिटिंग फोटोन्स। मतलब कि एनर्जी तो रिलीज करते ही हैं लेकिन वो लाइट के फॉर्म में नहीं होता है, वो किस फॉर्म में होता है, हीट के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसी को नॉन रेडिएटिव रिकम्बिनेशन बोलते हैं। मतलब कि रेडिएशन का इमिट नहीं करना बल्कि हीट का इमिट करना, इसी को नॉन रेडिएटिव रिकम्बिनेशन बोलते हैं। आगे क्या लिखा है? अनलाइक रेडिएटिव रिकम्बिनेशन विच रिजल्ट इन इमिशन ऑफ फोटोन्स। मतलब रेडिएटिव रिकम्बिनेशन में फोटोन का इमिशन होता है, मतलब लाइट का इमिशन होता है बेसिकली। उसी तरह नॉन रेडिएटिव रिकम्बिनेशन में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होता है। थोड़ा और क्लियर समझने के लिए एक डायग्राम से हम इसको समझते हैं। जैसे अपने पास किसी भी सेमीकंडक्टर में एक वैलेंस बैंड होता है और दूसरा कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं। जब यहाँ पे कुछ फोटॉन्स इंसिडेंट करवाए जाते हैं तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स में कुछ एनर्जी आ जाएगा जिसकी वजह से ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में यहाँ पे कहीं चला आएगा, ठीक है। जैसे ही ये कंडक्शन बैंड में आएगा यहाँ पे कुछ कुछ होल्स जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आना और यहाँ पे होल का जनरेशन होना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कैरियर, CARRIER, कैरियर जनरेशन। और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होगा तो उसके पास बहुत सारा एनर्जी होगा। तो जब एनर्जी होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास तो वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो वो फिर से चाहेगा अपने स्टेबल स्टेट में आने के लिए, मतलब स्टेबल स्टेट में आने मतलब वैलेंस बैंड में आने के लिए, ठीक है। तो वापस से जब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आएगा, इस प्रोसेस को हम रिकम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है, रिकम्बिनेशन बोलते हैं। और जब ये कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आएगा तो क्या होगा, कुछ एनर्जी भी रिलीज होगा, है ना। तो वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में जब रिलीज होगा तो हम उसको रेडिएटिव रिकम्बिनेशन बोलते हैं। और जब हीट के फॉर्म में रिलीज होगा तो उसको नॉन रेडिएटिव रिकम्बिनेशन बोल देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट था कि कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं नॉन रेडिएटिव रिकम्बिनेशन में। तो सबसे पहला प्रोसेस है ऑगर रिकम्बिनेशन। ऑगर रिकम्बिनेशन से हम क्या समझते हैं? ऑगर रिकम्बिनेशन इज ए नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। ये नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है वेयर वन ऑफ द रिकम्बाइनिंग इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू अ थर्ड चार्ज कैरियर। मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन या होल अपना एनर्जी किसी तीसरे चार्ज कैरियर को, किसी तीसरे इलेक्ट्रॉन या होल को दे देंगे, ठीक है। और वहाँ पे हीट जनरेट होगा, ठीक है, एनर्जी देने के टाइम पे। तो इसको हम ऑगर रिकम्बिनेशन बोलते हैं।
अगला पॉइंट क्या है, दिस थर्ड कैरियर कैन गेन इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द मटेरियल। मतलब कि थर्ड जो इलेक्ट्रॉन जिसको एनर्जी मिला, उसके पास एनफ एनर्जी मिलेगा उस मटेरियल से बाहर आने के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा, हीट का जनरेशन होगा। ठीक है, और हीट का जनरेशन हुआ मतलब नॉन रेडिएटिव रिकम्बिनेशन हो गया। ठीक है, तीसरा है ऑगर रिकम्बिनेशन इज मोर प्रोनाउंस्ड इन मटेरियल्स विथ हाई कैरियर कंसंट्रेशन। मतलब ऑगर रिकम्बिनेशन वैसे मटेरियल में होता है जिसमें हायर कैरियर कंसंट्रेशन होते हैं। और हायर कैरियर कंसंट्रेशन कौन से मटेरियल में होंगे, जो हैविली डोप्ड सेमीकंडक्टर होगा, मतलब वैसे सेमीकंडक्टर जिसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज होगा। नेक्स्ट प्रोसेस है सरफेस एंड इंटरफेस रिकम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, एट द surfaces and interface of semiconductor material recombination can occur due to defects और dangling bonds। बेसिकली किसी भी मटेरियल के सरफेस पे रिकम्बिनेशन हो, मान लो ये कोई मटेरियल है, इसके सरफेस पे रिकम्बिनेशन होगा, तो हम इसको सरफेस या इंटरफेस रिकम्बिनेशन बोल देंगे। ठीक है, रिकम्बिनेशन से क्या समझते हैं, हीट का रिलीज होना। ठीक है, अगला है सरफेस एंड इंटरफेस स्टेट्स कैन ट्रैप चार्ज कैरियर्स लीडिंग टू नॉन रेडिएटिव रिकम्बिनेशन। मतलब इस सरफेस पे मान लो अगर छोटा मोटा क्या होगा, इरेगुलरिटीज होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, चार्ज कैरियर्स को ट्रैप कर सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हीट जनरेशन हो सकता है। इसी को नॉन रेडिएटिव रिकम्बिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सरफेस पे होगा, इसीलिए सरफेस एंड इंटरफेस रिकम्बिनेशन बोल देंगे इसको हम। तीसरा है सरफेस पैसिवेशन टेक्निक आर ऑफन एम्प्लॉयड टू रिड्यूस दिस टाइप ऑफ रिकम्बिनेशन इन सेमीकंडक्टर डिवाइस। बेसिकली ये सारा जो भी रिकम्बिनेशन होता है, इसकी वजह से इफ़िशियंसी कम होता है। ठीक है, तो इफ़िशियंसी को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, सरफेस पैसिवेशन करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है डिफेक्ट रिलेटेड रिकम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, क्रिस्टल डिफेक्ट्स विद इन अ सेमीकंडक्टर सच एज वैकेंसीज, इंटरस्टेशियल्स और इम्प्योरिटीज कैन सर्व एज रिकम्बिनेशन सेंटर। मतलब कि हम लोग 11th या 12th में हम लोग पढ़े थे ना, सॉलिड स्टेट में किसी भी सेमीकंडक्टर में अलग अलग टाइप के, सेमीकंडक्टर में नहीं बेसिकली सॉलिड स्टेट में अलग अलग टाइप के डिफेक्ट होते थे। कभी वैकेंसी वाला डिफेक्ट होता था, कभी इंटरस्टेशियल डिफेक्ट होता था। ठीक है, तो रिकम्बिनेशन अगर वैकेंसी में जाके हो या इंटरस्टेशियल साइट पे जाके हो, तो वैसे को हम बोलते हैं डिफेक्ट रिलेटेड रिकम्बिनेशन। अगला पॉइंट है चार्ज कैरियर्स कैन बिकम ट्रैप्ड एट दीज डिफेक्ट्स एंड रिकम्बाइन नॉन रेडिएटिवली रिलीजिंग एनर्जी एज हीट। मतलब चार्ज कैरियर जो होगा वो ट्रैप हो जाएगा कहाँ पे, डिफेक्ट वाले पोजीशन पे, और उसकी वजह से हीट जनरेट होगा। ठीक है, इसीलिए इसी को बोलते हैं हम डिफेक्ट रिलेटेड रिकम्बिनेशन। अगला पॉइंट है द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द इफिशियंसी ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। मतलब कि डिफेक्ट का होना इफिशियंसी को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, यही था इस तीसरे पॉइंट का मतलब। ओके गाइज, तो अब हम लोग वीडियो के एंड में आ गए हैं और एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल है फॉर अ यूनिफॉर्मली डॉप्ड सिलिकॉन सैंपल विथ Na बोलते हैं एक्सेप्टर को। ठीक है, तो Na का वैल्यू है 10⁻16 सेंटीमीटर का पावर -3 एंड Nd जो डोपिंग का कंसंट्रेशन है वो है 2 × 10⁻16 सेंटीमीटर का पावर -3। ठीक है, डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन एट रूम टेम्परेचर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि इक्विलिब्रियम टाइम पे इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास क्या था, डोपिंग का हमारे पास डेटा है ऑलरेडी अवेलेबल। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले नेट डोपिंग निकाल लेते हैं। नेट डोपिंग, तो नेट डोपिंग कैसे आएगा, Nd माइनस Na, टोटल डोपिंग माइनस एक्सेप्टर। ठीक है, तो डोपिंग था 2 × 10⁻16 का और Na का वैल्यू था 10⁻16, तो नेट डोपिंग आएगा 10⁻16 सेंटीमीटर का पावर -3 का। ये आया अपना नेट डोपिंग। अब हम लोग निकालते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कितने के इक्वल आएगा, ये बेसिकली इसी के इक्वल आ जाएगा, Nd माइनस Na के इक्वल ही आएगा। ठीक है,
जिसका वैल्यू 10⁻16 सेंटीमीटर पावर -3 था। अब इसके बाद हम लोग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, ठीक है, होल्स निकालते हैं, होल्स को पी नॉट से डिनोट करते हैं। तो देखिए इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे मास एक्शन लॉ का। किसका? मास एक्शन लॉ का, ठीक है। मास एक्शन लॉ में क्या होता है, एन नॉट, मतलब कि एन नॉट से बेसिकली इसको डिनोट करते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन नॉट इंटू पी नॉट, पी नॉट मतलब होल्स, होल्स का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एन आई का स्क्वायर। और ये एन आई क्या है? एन आई है कंसंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन एट इक्विलिब्रियम, और ये एन आई बेसिकली क्वेश्चन में दिया होता है, इसका वैल्यू होता है 1.5 इंटू 10 का पावर 10, ठीक है, इतना होता है। तो ये एन नॉट का वैल्यू हमें पता है 10⁻16 और पी नॉट फाइंड करना है, और यहाँ एन आई का स्क्वायर हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से पी नॉट का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये आपके पास अराउंड आएगा 2.25 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर का पावर -3। तो ये हो गया अपना होल्स का कंसंट्रेशन। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आई होगी और इस पूरे सेशन से आपको हेल्प मिली होगी। अगर इस पूरे सेशन से हेल्प मिली होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप अपने जूनियर्स के साथ इस चैनल को अगर चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। और नीचे कुछ अपना कमेंट लिख के जाइए ताकि पता चले कि आप इस वीडियो को देखें और पॉजिटिवली आपको हेल्प मिली है कहीं ना कहीं, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी एफर्ट लगा है। मैं ऑलमोस्ट 2 दिनों से मतलब रेगुलरली इस पर वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।